नमस्कार, मैं पटना से। रात के 10 बजे है और ये समय है ब्रेक बुलेटिन का। कल सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोधरा कांड मामले में एक बार फिर क्लीन चिट दे और इसके साथ ही वे सारे आरोप खुल गए हैं जो पिछले सालों में प्रधानमंत्री पर लगे और इस तरह से आरोप लगाए गए। कांग्रेस की तरफ का सौदागर कहा गया, इस तरह की चीजें थी। और कल का जो फैसला आया उसके बाद में अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है कि प्रधानमंत्री ने इन सारे आरोपों किस तरह से दिया है, किस तरह से विष दिया है इन सारे आरोपों को लेकर। और अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है, देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने भी उन्हें क्लीन चिट दे दी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने और आरोप लगाए हुए उन आरोपों के बाद में ये क्या कांग्रेस ने आरोपों को लेकर के माफी मांगेगी, ये सही है, या अब भी कोई गुंजाइश बची है इस मामले में? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले में अब आगे इस मामले को आने की गुंजाइश फिलहाल छोड़ी नहीं। 27 फरवरी 2002 का ये मामला है, जब अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस से कार सेवक लौट रहे थे और उस समय गोधरा रेलवे स्टेशन पर पूरी रेल बोगी में आग लगा करके इन कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद में 28 फरवरी 2002 को उग्र भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला किया था, जिसमें कांग्रेस नेता एहसान जाफरी समेत 69 लोग मारे गए थे। और 8 जून 2006 को जाकिया जाफरी, जो एहसान जाफरी की पत्नी है, उन्होंने उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उन पर दंगों की साजिश का आरोप लगाया था। तो ये सिलसिलेवार घटनाक्रम है। और इसके बाद में जब ये मामला हुआ, शिकायत तो उसके बाद में 26 मार्च 2008 को गुजरात हाई कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक आर के राघवन की अध्यक्षता में विशेष जांच दल गठित किया और 8 मार्च 2012 को विशेष जांच दल ने जारी कर नरेंद्र 5 अक्टूबर 2017 को इस मामले को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट में अपील करने गई और उनकी ये अपील वहाँ पर खारिज कर दी गई। इसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गई इस मामले को लेकर के और कल यानी 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज करके, इस अपील को खारिज करके जो एसआईटी की रिपोर्ट थी उस पर ही मोहर लगा दी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि लगभग 22 साल लग गए इस मामले को अभी तक निपटने में। और उसके बाद में उस समय के मुख्यमंत्री और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगे, उन सारे मामलों में मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई। और अब विपक्ष को क्या कुछ कहने को रह गया है, क्या विपक्ष अपने पहले कहे पर माफी मांगेगा? मौत के सौदागर जैसे सब प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए गए, एक आ गया कि ये बड़ी साजिश थी इन दंगों के पीछे और साजिश रचने वालों में तत्कालीन मुख्यमंत्री शामिल थे, ये चीजें कही गई थी। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर इस मामले में नरेंद्र मोदी और अन्य जो इस मामले में आरोपी बनाए गए थे उन्हें
क्लीन चिट दे दी है। और ये मामला आगे ना बढ़े इसकी भी व्यवस्था इस फैसले में न्यायाधीशों ने की। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी हैं, भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक बाथम हैं, भाजपा के नेता अमित पाठक हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, सपा से अनिल मिश्रा जी हैं, सुभाषपा से सुशील कश्यप। एक बड़ा पैनल है आज इस बहस के लिए। और बात हम आज पूरा घटनाक्रम हमने बताया है कि ये किस तरह से इस पूरे मामले की मुद्रा कांड की शुरुआत हुई थी और कितना विभत्स दस्तक था जब पूरी बोगी में 59 कारसेवकों को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद में जिस तरह से दंगे भड़के गुजरात में और एहसान जाफरी की मौत हुई, पत्नी ने पूरा लड़ा नहीं हो। 2002 की है, लगभग 20 साल है इस पूरे मामले को। और समाज से मोदी जी ने खेले और बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। तो अब क्या आलोक जी, क्या रह गया है विपक्ष के पास? क्या इस मामले में अभी भी कुछ कहने को बाकी रह गया है आलोक जी? शेखर भाई, देखो, सत्य हमेशा जीतता है। परेशान इन्होंने 20 वर्ष किया, लेकिन अंततः सत्य की विजय हुई और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से उस मामले में निर्दोष सिद्ध हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अब विचार करने की आवश्यकता इन कांग्रेसियों को है जिन्होंने उन्हें मौत का सौदागर कहा। अमेरिका वीजा ना दे उसके लिए वहां जाकर के पूरा प्रतिनिधि मंडल ले गए और कि किसी प्रकार से इनको वीजा ना मिल पाए, और कितने कितने आरोप लगाए गए। हम तो उसके पूरे घटनाक्रम को देख करके ये मांग करते हैं वर्तमान सरकार से और माननीय उच्चतम न्यायालय से भी कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल, उनके द्वारा जुड़े हुए व्यक्ति, समाज के जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स जो समाज में काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनकी सबकी जांच आवश्यक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने, अब देखिए, अभी काला अध्याय इमरजेंसी के रूप में सबको पता है, तो इन्होंने किसी को भी सत्य बोलने ही नहीं दिया और जिसने भी सच बोलने का प्रयास किया उसको इन्होंने नष्ट कर दिया। और उसका एक जीता जागता उदाहरण ये गोधरा का जो कांड है, उसमें किस प्रकार से आदरणीय मोदी जी को फंसाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जो एक टीवी न्यूज़ चैनल में देख रहा था, जी न्यूज़, उसमें एक सुधीर चौधरी जी है, उन्होंने उस समय उसकी कवरेज की। उन्होंने आदरणीय मोदी जी का इंटरव्यू भी लिया और कई बार उन्होंने स्वयं इस बात की स्वीकारोक्ति की कि एसआईटी के द्वारा, वहाँ के अधिकारियों के द्वारा मेरे ऊपर ये दबाव डाला गया कि उस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं से ये बात निकाल करके आप जोड़ करके हमें बता दीजिए कि आदरणीय मोदी जी ने ये कहा कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। जबकि मोदी जी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया और तत्काल केंद्रीय जो सुरक्षा बल थे उनको आमंत्रित किया। पूरे लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने व्यवस्थित करने का पूरा भरसक प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने पूरे 20 वर्ष उन्हें भरसक फंसाने का प्रयास किया। और जो आदरणीय सांसद जी जो कांग्रेस के रहे उस घटना में मारे गए। देखो, कोई भी घटना हो कहीं ना कहीं समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है, अच्छी नहीं, और ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी को पूर्वाग्रह से जानबूझ करके फंसाना और राजनीतिक दलों के द्वारा फंसाना, सत्ता पक्ष के द्वारा फंसाना, उनके द्वारा जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके माध्यम से फंसाना, मीडिया, भ्रष्ट मीडिया तंत्र के माध्यम से फंसाना। आप सोचिए कि मोदी जैसा व्यक्तित्व जो उन चक्रव्यूह से निकल पाया, तो कितने लोग इस चक्रव्यूह के काल कलवित हो गए होंगे, फंस गए होंगे। इसकी भी जांच मैं
वर्तमान सरकार से चाहूँगा और माननीय उच्चतम न्यायालय से चाहूँगा कि जितने भी इस प्रकार के प्रकरण जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कांग्रेस ने षड्यंत्र रचे हैं, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। और आज जिन्होंने मौत का सौदागर कहा, जिन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, आज उनको आदरणीय मोदी जी से और उनके करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की जो जन भावनाएं आहत हुई थी, उनसे आज माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। सुशील जी। जी भाई साहब। भाई साहब, कानून सबके लिए है। आज हमारे मोदी जी को आज क्लीन चिट मिल गई। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा हो, खीरी लखीमपुर में जो है कांड हुआ था, उनको जो है तुरंत महीना 15 दिन में जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद में अब उनको थोड़े दिनों बाद ऐसे ही चलेगा कि उनको भी क्लीन चिट दे दी जाएगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसका दोषी फिर कौन था? इसके दोषियों को अब तक नहीं निकाला गया, और जब दोषी थे तो दोषी तो वो कहाँ गए भाई? कहीं तो आ गए होंगे, कहीं चले गए। मैं पूछना चाहते हैं कि गोधरा कांड हुआ, सांसद जी उसमें मर गए, उनके ऊपर आग दाह संस्कार कुछ भी किया हो, खत्म हुए। तो उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि भाई गोधरा कांड में मर गए। तो आपको सोचना चाहिए कि इसका दोषी कौन है, उसको सजा मिलना चाहिए। आपने माना कि हमारे ऊपर दबाव डाला गया, प्रशासन ने, वहां के प्रशासन ने दबाव डाला गया कि आप इसको कहिए कि कबूल कीजिए। तो आज भी वही अधिकारी हैं, कहीं अधिकारी वो चले नहीं गए। आपके पास अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के ऊपर कानून बनाइए, उन अधिकारियों को तत्काल में कार्रवाई कीजिए। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आपने अभी तक किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की? आप सरकार में हो, आपने, आपके ऊपर मुकदमा झूठा लिखा गया, आपने ये साबित करवा दिया कि मुकदमा झूठा है। तो आप ये बताइए कि किस अधिकारी ने विवेचना की, किस अधिकारी ने मुकदमा लिखा? आप उसके ऊपर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे? आप सरकार में हैं, आप कार्रवाई करवा सकते हैं, आप कार्रवाई की। दूसरी बात भाई साहब, मैं बताऊंगा कि कितने मुकदमे रोज पंजीकृत झूठे होते हैं, प्रतिदिन मुकदमे कितने झूठे साबित होते हैं कि तुरंत जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो। कोर्ट अगर निर्णय लेता है तो कोर्ट को आप गरीब जनता के सामने आप ये कहते हो कि आप गरीबों के मुकदमे देख लीजिए भाई साहब, 10-10 साल, 15-15 साल चलते हैं। तो आज की तारीख में कितने ऐसे मुकदमे हैं जो 3 महीने से और 90 दिन के बाद में समिट जाते हैं, जो कोर्ट में पेशी होने के बाद में उन मुकदमों पे तारीख पे तारीख लगती है। तो क्यों नहीं निर्णय लिया जाता है कि उनको जो है मुकदमे तुरंत निस्तारण करना चाहिए, कि उन गरीब लोगों को रोज कोर्ट में बुलाया क्यों जाता है? कि ऐसे में क्लीन चिट देना अपने लिए स्वाभाविक होता है, लेकिन आम जनता के लिए कोई वो बात नहीं है कि आप आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। आप कानून बनाइए उस पर कि अगर किसी भी अधिकारी ने किसी के ऊपर झूठा मुकदमा लिखा गया तो उस जांच होने के बाद, कोर्ट का निर्णय आने के बाद में तुरंत उसे निलंबित कर दिया जाएगा, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे IAS IPS हो, चाहे किसी भी विभाग का हो। आप कानून बनाइए, सरकार में हैं, आप सरकार के बाहर नहीं है। आपने मान लिया कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया, मुझे मुकदमा झूठा फंसाया गया, तो आपको लगा कि मुझे झूठा फंसाया गया है, तो आम जनता क्यों कितनी झूठी फंस रही है रोज बताइए आप। इसके बारे में आप ये सोचिए कि गरीब जनता को कोर्ट के चक्कर कम लगाना पड़े, कि गरीब जनता का 4-5 तारीख में आप फैसला करवा दीजिए, उस अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए जिसने मुकदमा झूठा लिखा है। आप जो विवेचक है उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए भाई साहब। अभिषेक जी, थोड़ा अंतर आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले, अभी पिछले सप्ताह राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी, और तब पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां दिल्ली बुलाए गए थे प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 20 सालों में ऐसा कोई नहीं करवाया देश के कार्यकर्ताओं को बुला करके। और खासतौर से अभी जब प्रधानमंत्री बन गए तो बहुत सब कुछ करा सकते थे, कर सकते थे कार्यकर्ता। तो ये अंतर भी दिख रहा है
कि किस तरह से जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने इन आरोपों को कैसे झेला है, कैसे जिया है। भाई साहब, आज का विषय बड़ा रोचक है और आज वो काला दिन है। आज के ही दिन 1975 में कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र का हनन किया गया था। आज वही काला दिन 25 जून है और आज से ठीक एक दिन पहले आदरणीय मोदी जी को गोधरा कांड में क्लीन चिट मिली। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमें हो हल्ला प्रदर्शन पर उतना विश्वास नहीं है, हम लोग विश्वास करते हैं कानून पर। आदरणीय मोदी जी ने कानून पर विश्वास किया और प्रत्येक नागरिक को भारत के कानून पर विश्वास रखना चाहिए। अभी आदरणीय सुबसपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, लेकिन उनको एक चीज और मालूम होना चाहिए, जितने झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं तो वो छूटते भी हैं। इसी में किसी को सजा नहीं होती अगर झूठे लिखे जाते हैं। तथ्यात्मक जांच होती है और जांच में लोग छूटते हैं। आरोप लग गया, आरोप लगने का मतलब ये नहीं है कि मैं दोषी हो गया हूं। कोर्ट ने जांच की, जांच के बाद जो विषय निकल के आया, आज क्लीन चिट मिली है। महोदय जिक्र कर रहे हैं सीतापुर की घटना की। माननीय गृह मंत्री जी का बेटा किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा रहा था, वो पत्थर चला रहे, निहत्थे लोगों को ऊपर डंडे से बारिश कर रहे, कितनी दुर्दशा से मार रहे थे। कभी उस पर डिबेट नहीं हुई, लेकिन डिबेट काहे पे होगी कि साहब वो आदरणीय टहनी जी का बेटा था, उसने गाड़ी चढ़ा दी। ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि उसका एक्सीलेटर पे पैर आ गया कि उसके पत्थर जब मार दिया, कोई भी व्यक्ति अचेत हो जाएगा तो गाड़ी चलाते हुए तो उसकी गाड़ी गिर जाएगी। अगर टू व्हीलर से होगा, वो फोर व्हीलर से था तो उसका एक्सीलेटर पे पैर आ गया तो स्वाभाविक है घटना होने वाली थी। क्योंकि घटना को पैदा करने वाले लोग वहीं बैठे थे, उन्होंने पूरा प्री प्लान किया था। आज कांग्रेस ने पूरे देश को आग में झोंकने का काम किया है अग्निपथ योजना में। अग्निपथ योजना सरकार की मंशा है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक ट्रेंड हो जाए, आर्मी की उसको जो है प्रशिक्षण मिल जाए, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम भी बॉर्डर पे पहुंच जाए, हमें भी जो है बंदूक चलानी आनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने दुष्प्रचार कर दिया, हमारे विरोधी दलों ने दुष्प्रचार करना चालू कर दिया कि साहब अग्निपथ योजना आई है और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को जो है बेवकूफ बना रही है। ये प्रचार बड़े धूमधाम से किया और हुआ क्या कि देश को आग में झोंकने का काम इन विरोधी दलों के द्वारा बखूबी निभाया गया। अग्निपथ योजना कोई गलत योजना थोड़ी न है, लेकिन साहब प्रचार गलत करेंगे कि 4 साल की नौकरी है, उसके बाद क्या करोगे। विषय पे रहिए भैया। 4 साल की नौकरी नहीं है, ये जीवन भर की ट्रेनिंग है, पूरे जीवन की ट्रेनिंग। आर्मी का व्यक्ति इतना सशक्त हो जाता है कि वो ट्रेंड हो जाता है, वो अल्लाह और ऊधम पर विश्वास नहीं करता है। ये काम कांग्रेस को आज से 50 साल पहले कर लेना चाहिए था। आज से 50 वर्ष पहले कांग्रेस को यही काम कर लेना चाहिए था कि प्रत्येक भारत में रहने वाला व्यक्ति आर्मी की ट्रेनिंग उसके लिए अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। आज कांग्रेस ने लोगों को बरगलाने का काम किया है। शेखर जी, आज का विषय जो आया है सामने, इसके ऊपर तो कुछ बातें करनी है, लेकिन एक बात बड़ी मजेदार रही। विषय की बात करते करते हम विषय भोग में ही लिप्त हो गए। बहुत से जो है वो अपने वक्तव्य जो हैं वो केवल 2/3 जो है लखीमपुर खीरी कांड पे चले गए, कहीं अग्निपथ पे चले गए। विषय के ऊपर आने की बात हम करें। क्लीन चिट मिली और मोदी जी को क्लीन चिट मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उस फैसले का सम्मान सबको करना चाहिए। एक न्यायपालिका तो है कि जिसके ऊपर हम जो है वो अपने कोई उंगली उठाने की बात नहीं करते, वो ना करनी चाहिए, जो न्याय है। लेकिन एक बात बताइए, एक और आज जो है बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और मैं समझता हूं कि वो
उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा परिवर्तन हुआ है कि पहली दफे हम सुन रहे हैं, एक तरफ से आवाज आई सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जिधर निगाह डालिए तो सत्यमेव जयते। बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो जो है वो कहीं ना कहीं से असत्यमेव जयते की जो है अपने बहस हो जाया करती थी, असत्यमेव जयते का नारा लग जाया करता था। अब हम सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद ये है कि जिस तरीके से सत्यमेव जयते की बात करते हुए भारत के संविधान पे और भारत की न्यायपालिका के ऊपर विश्वास व्यक्त किया जा रहा है, भविष्य में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो साथी हैं, वो इसी तरीके से सत्यमेव जयते की ही बात करेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सत्यमेव जयते तो वहां भी, जहां विधानसभा में जो है शपथ ली जाती है, जब मंत्री और मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो उस शपथ में जो है वो अपने 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं अनिल जी। एक तो होता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। दूसरा होता है कि देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो मैं समझता हूं कि भविष्य में जब आज सत्यमेव जयते की शुरुआत हुई है, आज जो है वो डिबेट में 10:00 से जो ये चर्चा शुरू हो गई है, तो अब सत्यमेव जयते की ही बात होगी, सत्यमेव जयते ही रहेगा, असत्यमेव जयते नहीं होगा। एक बात और कह रहा हूं, इतनी खुशी मनाई जा रही है, लगता यह है कि जैसे गोधरा कांड से संबंधित एसआईटी की रिपोर्ट से संबंधित जो याचिका है उस संदर्भ में कोई फैसला नहीं आया है। क्लीन चिट जो है वो हर बात के लिए दे दी गई है भारतीय जनता पार्टी को। हिंदुस्तान में शासन चलाने के तौर तरीके के लिए भी क्लीन चिट दे दी गई है। आज लगता है ऐसा है जैसे जो है नोटबंदी को भी क्लीन चिट आज मिल गई। मुझे लगता है जैसे आपके जीएसटी को भी क्लीन चिट मिल गई, किसान आंदोलन को भी क्लीन चिट मिल गई, अग्निपथ को भी क्लीन चिट मिल गई। ये क्लीन चिट क्लीन चिट क्लीन चिट इस तरीके से जो है गाया जा रहा है सत्यमेव जयते के साथ कि लगता है कि हर चीज के लिए क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि बताए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। प्रश्न यहाँ पे इस बात का भी आता है कि एक और जो है वो क्रांतिकारी कदम आज उठा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको स्वीकार किया है कि आप जो है आपने अदालत की जो सर्वोच्च स्वायत्तता है उसके आगे आपने सर झुकाया है और उसको स्वीकार करते हुए आपने कहा है सत्यमेव जयते। वरना तो लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है, अदालत की तो बात ही नहीं पहुंचने दी जाती है। अदालत तक तो कोई जो है वो पहुंचने का, अपनी आवाज उठाने की बात ही नहीं जाती है। जो फैसला होता है मौके पे हो जाता है, ठोको बुलडोजर हर चीज जो है, हर फैसला जो है मौके पे कर दिया जाता है। और तब उस वक्त के ऊपर जो है ये कहीं से जहन में किसी के ख्याल नहीं आता है कि अदालत भी है यहाँ हिंदुस्तान में और अदालत ही है हिंदुस्तान में कि जिसकी की वजह से लोगों को न्याय मिल रहा है। तो इसलिए अच्छा है अदालत की सर्वोच्चता का आपने सम्मान किया है और हम समझते हैं कि जो शपथ ली गई है संविधान की और कानून की, उसको आप याद रखोगे अपने आचरण में। न संविधान का जो अवहेलना करोगे, न लोकतंत्र की अवहेलना करोगे, न प्रजातंत्र की अवहेलना करोगे और सत्य के रास्ते पे चलोगे। बोलो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जिंदाबाद सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मिश्रा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सत्यमेव जयते पर विश्वास रखते हैं और यही समाजवादी पार्टी थी। मैंने आपसे आदरणीय सुन लीजिए, अभी तो मेरा वक्तव्य खत्म ही नहीं हुआ। सुन लीजिए, क्योंकि ये वही समाजवादी पार्टी थी जिसने असत्यमेव जयते का नारा देकर संसद में किस तरीके से घूस कांड लेकर सांसदों को खरीदने की चेष्टा की थी और कांग्रेस की केंद्र सरकार बचाने की बात की थी। अब आते हैं आज के विषय पर। में भरोसा नहीं है तो बोलो। सुनिए भाई, अब सुन लीजिए। भाई तो क्यों नाराज हो रहे हो? वही तो ना, मैंने सत्यमेव जयते कहा, मैंने सत्यमेव जयते कहा तो असत्यमेव जयते कहने वाले लोग चिढ़ गए। मैंने आपको कहा ही नहीं। अरे मैंने आपका नाम लिया कहीं पे। अरे मैंने नाम भी नहीं। अरे भाई क्योंकि काला अध्याय लिखने वाली कांग्रेस, अब ये तो देखने वाले देख रहे हैं किताब लिखने वाली कांग्रेस चिढ़ गया है, के अध्याय में एक और पन्ना जुड़ गया है और से हट के बात कर रहा है। पढ़ने वाले, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे सुभाषपा के लोग हों, ये कांग्रेस की काली किताब पढ़ने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं आज इस न्यूज चैनल के माध्यम से कि इन बारी बारी इन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री पर गोधरा कांड के आरोप लगाए हैं।
क्या माफी मांगेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के लोग आज खुले मन से माफी समाजवादी मांगेंगे? पार्टी क्या क्या मतलब यार? समाज पार्टी अरे के लोग खुले अरे आप फेंक पे आओ भाई, सुनो मेरी बात अमित जी। अरे काहे समाजवादी पार्टी से मतलब है? अरे बात करो, वहां पे जो है जिसने अपने जो रिट करी है, अभी कांग्रेस पे कूदते कूदते समाजवादी पे कूद गए, अब बसपा पे कूद जाओगे, भाजपा पे कूद जाओगे, क्या हो रहा है यार? नहीं देंगे। ये वही कांग्रेस थी जिन्होंने उत्तराखंड को इस भारतवर्ष से बाहर लेकर एक अमेरिका का मुद्दा बना दिया था। आज ये वही कांग्रेस थी जिसने हमारे एक सम्मानित मुख्यमंत्री को अमेरिका से कहा था कि वीजा ना दिया जाए। कहाँ थे समाजवादी पार्टी के लोग? समर्थन किया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के इस बात का कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को वीजा ना दिया जाए। कहाँ थे समाजवादी पार्टी के लोग? अब बात आती है कि सत्यमेव जयते की। मिश्रा जी बता दीजिए कि संसद में घूस कांड किसके इशारे पर हुआ था? क्या समाजवादी पार्टी शामिल नहीं थे? आप सत्यमेव जयते का नारा देते तो इस मंच पर स्वीकारिए कि हाँ, हमने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो कहा, आज मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री को यही भारतवर्ष में जो मौत का सौदागर कहा गया था, क्या क्या नहीं कहा आप लोगों ने? आज मौका है जब हमने सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दी है। रही बात, आप क्लीन चिट की बात करते हो तो जनता ने हमें, नोटबंदी हुई उसके बाद क्लीन चिट उत्तर प्रदेश में सरकार ला कर दी। जनता ने जब जब हमने जनता के हित में फैसला लिया है, जनता ने हमें बराबर सत्ता में बैठने का मौका दिया है। आपको इतना डर क्यों बुलडोजर से लगता है? आपको इतना डर क्यों ठोकोनी से लगता है? मुझे आज तक पता नहीं चला। लेकिन मैं कहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्यमेव जयते का नारा बुलंद करते रहे और करते रहेंगे। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो क्लीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, ये पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने एक समूह में आकर माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ किस योजना के तहत काम किया था। अमित शाह के खिलाफ किस तरीके से इस रत जहां एनकाउंटर में उनको फंसाने का काम किया था, उनको भी आज क्लीन चिट दी। क्या क्या नहीं कहा? इसलिए आज इस न्यूज चैनल के माध्यम से हम कहते हैं सत्यमेव जयते। अनिल जी अनुमति है, मैं 1 मिनट। विवेक जी को तो बोल लेने दो भाई। हाँ विवेक जी। जी आज का बेहद गंभीर विषय है और जिस तरीके से हमारे विशेष तौर से भाजपा के वक्ताओं ने कहा कि बार बार माफी मांगने की बात और मौत का सौदागर कहा, अमेरिका तक मामले को ले गए और काफी लंबे समय तक माननीय मोदी जी ने ये मानसिक यातना सही। तो इस तरह के केसेस में तो थोड़ा लंबा समय हो ही जाता है, कोई सी वीआईपी से जुड़ा होता है, तमाम गवाहियां इससे जुड़ी होती हैं, तो उसमें केस थोड़ा लंबा खिंच जाता है। तो अब मेन बात पे आ रहा हूँ, जो बात कही गई कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबको स्वीकार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन आज ये है कि माफी मांगने की बात है या जिस तरीके से उनको हमारे भाजपा के वक्ताओं ने क्लीन चिट दे रहे हैं उनको हैं, तो उससे ये लगता है कि ये अपने ही नेता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वर्मा जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय नरेंद्र मोदी से कहा था राजधर्म निभाइए। आप सोचिए अटल बिहारी वाजपेयी पर ये उंगली उठाना हुआ, अगर ये माफी बात कर रहे हैं और कहीं बिल्कुल क्लीन चिट था इनके हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो कहीं कहीं से एक आश्वस्त का भाव था कि जिस तरीके से केस वो प्लीड किया जा रहा है, जो हो रहा, तो वहां से क्लीन चिट में मिलनी है। तो इसलिए ना वहां पे मानसिक यातना का सवाल था ना कुछ था। लेकिन आप सोचिए अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरीके राजनेता को, जिसके ऊपर आप की टिप्पणी को क्या हल्के में ले सकते हैं, या उनकी टिप्पणी को हमारे भाजपा के कोई नेता बताएंगे कि उन्होंने अगर नरेंद्र मोदी जी से उस समय कहा था तत्काल कि राजधर्म निभाइए, तो ये क्या उन्होंने, आज डिबेट में तमाम बातें कर रहे हैं, आज देश को जिस तरह माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तो पहले तो आप अपने अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर खड़ी कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि माफी मांगने की, आप ये बताइए, पहले भाजपा के लोग बताएं कि एक व्यक्ति बड़ा है या आम जनता बड़ी है? जो व्यक्ति आम जनता से झूठ बोल सकता है,
आम जनता को गुमराह कर सकता है वो बड़ा गुनाह है, या एक व्यक्ति के लिए अगर कोई मौत का सौदागर कह दिया गया या कोई बात राजनीतिक रूप से कह दी गई वो गलत है। आज देश की जनता को गुमराह करना इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। एक नहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पे देश की जनता को गुमराह किया गया, बातों से घुमाया गया और वो वहां पे जुमलेबाजी करी गई। आज क्या वो माफी मांगने लायक बात नहीं है क्या? दूसरी बात, आप सत्यमेव जयते की बात करते हैं, आप सत्यमेव जयते वाली पार्टी है, तो उमा भारती जी ने कहा था कि गंगा जी अगर साफ नहीं हुई तो 2018 में मैं जल गंगा जी में समर्पित दूंगी। सत्यमेव जयते क्या था, तब कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए खर्चा होने के बाद आज गंगा जी मैली है, अब उस पर एक पाई खर्चा करी जाए, उस समय सत्यमेव जयते कहाँ चला गया? आपने उसकी जांच कराई, आपने उसकी सुप्रीम मान ली वो भी सर्वोच्च गंगा को स्वच्छ किया गया। नहीं आप जवाब दीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे, जवाब देंगे। सुनिए, एक मिनट बोल, पूरा हकीकत नहीं। दूसरा, सत्यमेव जयते की आप बात करते हैं तो जिस तरह बोफोर्स को लेके देश की जनता को गुमराह किया गया, जिस तरह से 2G स्पेक्ट्रम को लेके देश की जनता को गुमराह किया गया, जिस तरीके से गंगा जी की सफाई को लेके, ये इन मुद्दों पे आज या कोई आवंटन को लेके जिस तरह जनता गुमराह किया गया देश की, क्या आज लोग माफी मांगेंगे इस बात के लिए कि बोफोर्स के लिए जो गुमराह किया गया, कोल आवंटन के लिए, 2G स्पेक्ट्रम के लिए, और सारी बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी, कहीं साबित नहीं हो पाई, क्या इसके लिए भी आज माफी मांगी जाएगी? ये देश को आपने गुमराह किया, बड़ा है क्या? देश से बड़ा एक व्यक्ति क्या जो आप माफी मांगने कह रहे हैं? क्या ये आज सुप्रीम कोर्ट की अगर बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124 से, हमारे भाजपा के साथी ये ना मालूम हो तो बताया कि धारा 124A के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय बराबर कह रहा है भारत सरकार से कि आप तमाम दुनिया भर के कानून रद्द कर रहे हैं, इसको आप क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? ये अंग्रेजों के समय का एक कानून है ये, जो गांधी जी को क्रांतिकारियों की आवाज दबाने के लिए लाया गया था, आपने लागू किया 8 सालों में। आप 10 साल सरकार में रहे, अंग्रेजी कानून कितने निरस्त किए विवेक जी? किस सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं? 1984 के दंगों को भूल गए? जिस तरीके से भोपाल शास्त्री गैस कांड में और आपका मुख्यमंत्री को रातों रात फरार कर देता है, आप वो बात भूल गए? इसी देश में जिस तरीके से भोपाल गैस त्रासदी के राहुल गांधी के नाना बिजली का व्यक्ति रातों रात अर्जुन सिंह अपने हेलीकॉप्टर लेके भगा जाते हैं। इस तरीके की बात कांग्रेस काले अध्याय की जननी है और आपका काला अध्याय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तैयार है। कितनी बात करेंगे? क्या क्या नहीं कहा आपने नरेंद्र मोदी जी के लिए? क्या क्या नहीं किया? जनता ने आपके मौत का सौदागर कहा, आप दोबारा गुजरात की सत्ता में नहीं आ पाए। आपने नरेंद्र मोदी जी को रोकने की कोशिश की, आप दोबारा केंद्र की सरकार में नहीं आ पाए। आप गुजरात में दोबारा सत्ता में आने लायक सपना नहीं देख सकते हो। जनता ने यहाँ जीत हार लगी रहती है, ये प्रजातंत्र है, लेकिन एक व्यक्ति बताइए, एक व्यक्ति बड़ा है या देश बड़ा है? आपने जनता के आशीर्वाद की है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में जनता का आशीर्वाद 25 सालों से मिल रहा है और आप लोग एक बार भी सरकार नहीं बना था। किस जनता की बात कर रहे हो? हमारे लिए भारतवर्ष की जनता देवतुल्य है और हम अपनी जनता को देवतुल्य मानते हैं। आपकी तरह कभी जनता को ठगा नहीं है, हमने हर जनादेश को मान्य किया है, लेकिन आपकी तरह कभी ईवीएम को दोष नहीं लगाया। मानते हैं अरे वाजपेयी आप क्या मानते हैं बताइए? अटल बिहारी वाजपेयी क्या मानते हैं? वाजपेयी जी ने क्या कहा था? वाजपेयी जी ने माननीय नरेंद्र मोदी को प्रश्न नहीं लगाया, सिर्फ ये कहा कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए आगे दंगा ना बढ़े, पालन करिए। कभी आपने साबरमती एक्सप्रेस की घटना की चिंता क्यों नहीं की? आपने अटल बिहारी वाजपेयी उसकी निंदा क्यों नहीं की?
गोधरा क्यों अटल दिखता है? बिहारी वाजपेयी एक मिनट। अब उंगली उठाते हैं। कभी कांग्रेसियों ने राम आप धर्म का हमारी पालन बात किया? रखिए, साबरमती अटल में क्यों बिहारी हुआ? के मुद्दे की कभी किया नहीं। गोधरा में हुआ, उसकी नसीहत दी थी, आप स्वयं क्या डिसाइड माननीय करिए कि वाजपेयी जी उन्होंने ने कहा? हवा वाजपेयी जी ने ये कहा कि गुजरात में इस तरीके मुद्दे के पे दंगे रहिए। ना बढ़े, आप रात धर्म का पालन करिए। आउट पे सिंचन लगाने की बात नहीं की। आप गुमराह नहीं कर सकते इस देश की चलिए जनता बोलिए को। ये सब जानती है, इसलिए माननीय शेखर नरेंद्र जी, मोदी हमने शेखर रुक जी, रुक के बात बोलिए। घुमाने बहुत ही संक्षेप बात में एक घुमाने बात से है। नहीं, उन्होंने जब कहा था कि दंगे थे, तब उन्होंने कहा राजधर्म का पालन करिए, जनता को गुमराह मत करिए। हाँ, बहुत बढ़िया मैं तरीके से थोड़ा अमित भाई ने आज जितनी बहस की है, एक आध डिबेट में हमसे भी कहा गया, भाई अनिल मिश्रा जी टिकट क्यों नहीं लाते हो, अनिल मिश्रा जी टिकट क्यों नहीं मिलती है, क्यों नहीं लड़ते हो। तो आज मैं ये कह रहा हूँ, सब लोग एक प्रस्ताव पास कर रहे हैं। अब की दफे भारतीय जनता पार्टी से टिकट जो है वो इतने नंबर बढ़ गए कि अमित भाई को ही मिलेगी, ये हमारी शुभकामना इनके साथ है। एक बात मैं कहूंगा कि अगर कहा, किसी ने कहा, देखो बहस तो आपके और कांग्रेसियों के बीच थी यार, तो मुझे तो खामखा में शामिल कर काला दिया। अध्याय आप भी पढ़ते हैं ना? अरे कांग्रेस भाई, के काले अध्याय के साथ आप भी रहे हैं। चाहे मैं अरे संसद में हम कांग्रेस के काले अध्याय के साथ भी रहे, सुनो, उसके बाद अगर हम निकालेंगे एक एक भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान की हिस्ट्री, तो कौन कहाँ रहा था सब नंगे हो जाएंगे। नहीं, हम जब रहे हैं 3 बार रहे भी हैं। और एक बात और बता दो, जिसको आप काला अध्याय कहते हैं, मुझे बहस नहीं करना है, उसकी बहस कांग्रेसी करेंगे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ इस वक्त, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं और समाजवादी पार्टी की बहस करने की बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ गलत कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, तो आप प्रोसिक्यूट करिए, मानहानि का दावा करिए उसके ऊपर, कानून के तरीके आपके लिए भी हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि प्रोसिक्यूशन के पहले ईसा मसीह की वो बात भी याद रखिए कि उसको पत्थर वो मारे कि जिसने जीवन में पाप न करा हो। नोटबंदी के बाद हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर के ऊपर कहा था कि मुझको 50 दिन दो केवल, और अगर हम असफल रहे या असफलता हो तो मुझे कहीं भी चौराहे पे खड़ा करके जो सजा दोगे, अगर हम बयान निकालना शुरू करेंगे तो ये सब भी बयान आ जाएंगे। इसलिए विषय पे सीमित रहिए। उन्होंने समाजवादियों को जनता से कहा था आदरणीय भाई साहब, उन्होंने जनता से कहा था, उसके बाद जनता ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। कि आपको टिकट मिलनी चाहिए, आशीर्वाद कि दिया अच्छी था। पहल आप आपके कहने पर आपको टिकट मिलनी चाहिए। हम तो आपके लिए पैरवी कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, जल्दी अमित पाठक को टिकट मिले। तो विवेक भाई, इतना सब बहस करने के बाद टिकट न मिली यार, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता है। अरे भारतीय जनता पार्टी के बराबर कोई पार्टी है ही नहीं, दुनिया में कोई पार्टी सरकार नहीं। ने ये तो माना, कोई सरकार भयानक ने जंगल ये राज तो मान पार्टी है ही लिया नहीं यार। आज कि प्रशासन ने हमारे ऊपर दबाव बनाया। फिर सरकार ने ये माना, प्रशासन ने हमारे ऊपर दबाव बनाया। आप भारतीय जनता पार्टी ने भी ये माना कि झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं। भाई साहब, इसके ऊपर आप कानून बनाइए कि झूठे मुकदमे क्यों लिखे जाते हैं। अगर लिखे जाते हैं तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आप ये क्यों नहीं कह रहे हो? आप कार्रवाई जी, अगर जब कानून बनेगा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कह दीजिएगा कि सड़कों पर आंदोलन न करें, सड़कों पर आंदोलन न करें। झूठा मुकदमा, मैंने आपसे ये कहा, सबसे पहले उन्हीं पे लागू होगा, बीजेपी छोड़ के गए थे बेचारे। सबसे पहले भारतीय जनता अगर पार्टी कानून आंदोलन बनेगा करती है भाई तो साहब, लागू करके मानेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले आंदोलन करती है भाई साहब। अब बात संविधान की कर ले, हम लोग बात कोविड की कर ले। अगर आपने ये मान लिया कि झूठे मुकदमे अगर लिखे जाते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आपने कोर्ट का निर्णय आप इतने दिनों तक भिजवाते हैं। आप कोर्ट में आप जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवाइए, आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश तुरंत उस पर डिसीजन लेना चाहिए कोर्ट को। डीके बरुआ ने, अनिल जी मुझे याद आ रहा है, डीके बरुआ ने एक बात कही थी। डीके बरुआ ने एक दफे इंदिरा जी के लिए कहा था, तेरे नाम की जय, तेरे काम की जय, तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब जितने जो है वो भक्त लोग हैं, उनका भी आजकल यही कहना है, तेरे नाम की जय, तेरे काम की जय,
तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय। अमित भाई आपको टिकट अवश्य मिलना चाहिए। हम बिल्कुल, अगर हम बैठे हों, जय बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय बोलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम बोलने वाली पार्टी है। दूसरा कोई भारतीय जनता दूसरे को बोलने का हक ही नहीं है। दूसरा दूसरा बोल ही नहीं सकता है। भारत माता तो बस आपकी माता है, हम लोगों को तो कुछ है ही नहीं। दूसरे को बोलने का हक है। समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा बोलने का हक है। हम विपक्ष में बैठे हैं, हम आप पे उंगली भी उठाएंगे, हम आपको समझाएंगे भी और आपको रास्ते पे भी लाने की बात करेंगे शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन से। आप कैसे बोलते हो बोलने का हक नहीं? बोलने का तो हिंदुस्तान में प्रजातंत्र में लिखने वाले तक को दिया गया है। अमित भाई, पहले संविधान पढ़ो, फिर संविधान की बात करो। कि मैं जनता की सेवा करेंगे भाई साहब, मैं देश की सेवा। विधायक भी शपथ लेकर आते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पर नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं निभाता है। अगर निभाता है तो भाई साहब बताइए ना, माननीय ओमकार राजभरी, आप क्या बात कर रहे हो? आप माननीय ओमकार राजभरी क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए। आपने हमने ये सीधा कह दिया है कि आप माननीय ओमकार राजभरी ली थी, उन्हीं के ऊपर कानून लागू करने जा रहे हैं। एक शपथ ली थी कि समाजवादी पार्टी को वोट देना समझो गौमांस खाने के बराबर है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी भी समाजवादी पार्टी के ही गर्दान पड़ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खाने के बराबर है ये ओमकार राजभरी क्यों नहीं मानी? चलिए, एक बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, अनिल मिश्रा जी का, आलोक जी का, वरुण, अभिषेक का, वेद पाठक का और आलोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।